नमस्कार साथियों, आपका पुनः एक बार फिर से हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हमने मेवाड़ की जो हिस्ट्री वो कंप्लीट कर ली थी और पिछले कुछ दिनों से हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास तक हम अमर सिंह राठौड़ तक पढ़ चुके थे और अब अमर सिंह जी से थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में शायद एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, शायद दिमाग से कैसे निकल गई थी। मैंने शायद आपको अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी वो 12 खम्भों की लिखा दी थी, तो उसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। वो 16 खम्भों की छतरी है। कितने खम्भों की छतरी है? 16 खम्भों की छतरी है। अब जब मैंने जैसा कि मैंने बताया कि गज सिंह के दो बेटे थे, एक तो अमर सिंह राठौड़ और एक उसका था जसवंत सिंह। हालांकि अमर सिंह राठौड़ छोटा बड़ा बेटा था, जसवंत सिंह छोटे बेटे थे, लेकिन अपनी दासी अनारा बेगम के कहने के कारण गज सिंह ने जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया था और अमर सिंह राठौड़ को नागौर का राजा बनाया था। तो आज हम जसवंत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह जिनका शासनकाल है 1638 से 1678। कब से कब तक है? 1638 से 1678। सुनना बात एक देखना कि कहते हैं कि जसवंत सिंह जब राजा बने तो उम्र में छोटे थे, तो एक संरक्षक बनाए गए। इनके जो संरक्षक बनाए गए थे वो थे, इनके सामंत थे राज सिंह कुंपावत। संरक्षक कौन बनाए गए इनके? राज सिंह कुंपावत। बात याद रखना भी है, कौन बनाए गए थे? राज सिंह कुंपावत। और इस राज सिंह कुंपावत की छतरी है वो काका में बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? काका में। और काका में कहां पड़ता है अपने? तो जोधपुर में। कहां पड़ता है अपने? जोधपुर में। जोधपुर में छतरी किसकी बनी है? राज सिंह कुंपावत की। कौन थे ये? सामंत थे। और महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे? ये संरक्षक थे। अब एक बात ध्यान ये भी रखना है, भी काका में जितनी भी छतरियां वो सारी जोधपुर के सामंतों की छतरियां बनी हुई। कहां पर बनी हुई है? तो काका में। अब इनसे आगे, जब महाराजा जसवंत सिंह यहाँ पर अपने जोधपुर के राजा थे, उस समय जो मुगल बादशाह था वो था शाहजहां। मुगल बादशाह कौन थे अपने? शाहजहां। हालांकि शाहजहां उस समय बूढ़े हो चुके थे और महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के वो राजा हुए जिन्होंने मुगलों से चला चला के पंगे लेने शुरू कर दिए थे। अब मुगल बादशाह शाहजहां ये बूढ़े हो गए। अब इनके 4 बेटे, बड़ा बेटा दारा, एक बेटा इनका सुजा, एक बेटा इनका मुराद और एक बेटा था इनका औरंगजेब। 4 बेटे कौन कौन से देख रहे हैं? दारा बड़ा बेटा है, औरंगजेब, सुजा और मुराद। दारा को शाहजहां ने अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन मुगलों में तो परंपरा थी कि बाप ने जिसको राजा बनाया उसे शासक बनाया उसको स्वीकार करना ही नहीं है। हम आपस में लड़ेंगे और हमें जो भी ताकतवर होगा वो क्या बनेगा? मुगल बादशाह बनेगा। बड़ा बेटा कौन है? दारा। इसका पूरा नाम दारा सिको है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, दारा। और इधर अपने पूर्व में किसकी ड्यूटी लगी हुई है? सुजा की। पश्चिम में कौन है? गुजरात साइड में मुराद। और साउथ में कौन बैठे आपके? औरंगजेब। इस बात का पता चला, तीनों भाइयों को पता चला। इधर सुजा ने कहा कि मैं दारा पे आक्रमण करूंगा। इधर औरंगजेब ने मुराद से कहा कि मुराद, कि सुना है कि आजकल पापा ने दारा को राजा बना दिया, लेकिन हालांकि सबसे मुगलों में अपने चारों भाइयों में योग्य कौन है? तू है मुराद। बोला अच्छा, मैं कैसे हूँ? बोला तू ही योग्य है, तो हम मिलकर क्या करेंगे? दारा पे आक्रमण करेंगे। लेकिन उससे पहले ही सुजा किस पे आक्रमण करता है? दारा पे। किस पे आक्रमण करता है? दारा पे। तो शाहजहां ने अपने जितने भी सामंत जो भी उसके मनसबदार थे उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा भी देखो मेरे चारों बेटों में युद्ध शुरू हो गए हैं। हालांकि सुजा तो आक्रमण करने के लिए आ ही रहा है। अब उनका जो विद्रोह दबाना है। अब सुजा आ रहा है पहले, तो सुजा का जो विद्रोह दबाने वो जो गए थे वो अपने आमेर के राजा थे, मिर्जा राजा जयसिंह।
मिर्जा राजा जयसिंह। सुजा और मिर्जा राजा के बीच में, मिर्जा जयसिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था वो था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है। हालांकि इस युद्ध के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह को सुजा को हरा देता और आगे कहता चल भाग यहाँ से, आया मुगल बादशाह बनने के लिए। तो इसमें जीत किसी हो गई थी? मिर्जा राजा जयसिंह की। सुजा तो हारकर वापिस चला गया। अब औरंगजेब ने मुराद के पास मैसेज किया कि मुराद चल अपने दोनों मिलके दारा पे आक्रमण करते हैं। अब उधर शाहजहां ने फिर दरबार लगाया कि इस बार औरंगजेब और मुराद दोनों साथ में आ रहे हैं तो सेना बड़ी होगी। अगर सेना बड़ी होगी तो हम में से कोई एक योग्य नेतृत्व की आवश्यकता है। उस योग्य नेतृत्व को प्रदान करेगा कौन? तो किसी नाम लिया कि अपने जो मारवाड़ वाले जसवंत सिंह हैं उनको भेज दो। तो शाहजहां जसवंत सिंह से पूछा, जसवंत सिंह तेरे को औरंगजेब और मुराद के खिलाफ जाने के लिए जाना पड़ेगा। तो औरंगजेब जसवंत सिंह ने मना कर दिया, मैं क्यों जाऊँ, तुम्हारी लड़ाई तुम सल्टो। तब शाहजहां ने कहा कि मैं तेरे को मालवा दे देता हूँ। मुगल बादशाहों की आप इतनी कमजोरियां देखिए कि वो इतनी धन धान्य वाली जगह मालवा देने को तैयार हो गए थे। तब जसवंत सिंह ने कहा कि मैं ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन इसके साथ एक और जो सेनापति कौन कौन आया था? एक था कासिम खान, एक था रतलाम का रतन सिंह राठौड़, एक थे आपके कोटा के मुकुंद सिंह हाड़ा। मुकुंद सिंह हाड़ा, ये इसके साथ और सेनाएं थे। अब एक बार ये मिटा दो इसको, सुजा को मिटा देते हैं एक बार। हाँ, अब इधर औरंगजेब साउथ से आ रहा है और इधर मुराद आ रहा है। तो मुराद गुजरात से आया, कहाँ आएगा? मालवा। और उधर औरंगजेब कहां पर आके रुक गया था? मालवा के रुक गया था। मालवा में एक जगह पड़ती है धर्मत, जगह कौन सी पड़ती है? धर्मत। आके बैठ गए। अब इधर से जसवंत सिंह आ गया, जसवंत सिंह की सेना बढ़ी। औरंगजेब और मुराद को डर लगे। जब ये दोनों भाई आ रहे थे तो औरंगजेब, जसवंत सिंह ने पूछा औरंगजेब से, औरंगजेब और किधर? बोले यार हम तो अपने ना बीमार पापा से लड़ने वो मिलने के लिए जा रहे हैं। जसवंत सिंह ने कहा अच्छी बात है, पापा बीमार है तो मिलके भी आना चाहिए। अच्छे आप बेटे हो, आप अच्छे अच्छे बेटे को गुण आपके अंदर है। लेकिन एक बात समझ में नहीं है औरंगजेब कि बीमार बाप से मिलने के लिए इतनी बड़ी सेना कौन लेके जाता है? क्योंकि 40-50 हजार सैनिक तो मुराद के पास थे और यही 40-50 हजार औरंगजेब के पास थे। मतलब कुल मिला के लाख एक के सैनिकों की फौज हो गई थी। तब जसवंत सिंह ने कहा, सॉरी इसने औरंगजेब ने कहा कि हम सेनापति हैं, सेनापति है तो अपनी सेना अपने साथ में रखेंगे। जसवंत सिंह ने कहा कि सेना छोड़ो, यहीं सेना यहीं छोड़ो और अकेले जाके मिल के आओ। तब औरंगजेब ने कहा कि यार इतनी बड़ी सेना है, इसको जब हम यहाँ पर इधर रखेंगे टाइम तो लगेगा, तो हमें 1 महीने का टाइम दे दे, हम अपनी जो सेना है उसको सही ढंग से व्यवस्थित कर देंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। अब एक दिन कहते हैं कि औरंगजेब ने कासिम खां के पास बातचीत की। बोले कासिम खां, मैंने सुना है तू आजकल हिंदुओं का साथ देने लग गया और तेरा जो राजा है दारा वो भी आजकल हिंदू बन गया। कासिम ने कहा कि कुमार क्या बात करता औरंगजेब, तुम्हारा भाई है वो मुसलमान ही है। बोले कैसे मुसलमान है यार? तू मेरे को एक बात बता, जब सुजा यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आया था तुम्हारा सेनापति कौन बन के गया था? बोला वो आमेरवाड़ा जयसिंह। बोला कौन है? बोले हिंदू। अब जब तुम यहाँ आए हुए हो तो तुम्हारा जो मुख्य नेतृत्व कौन कर रहा है? बोले जसवंत सिंह। वो कौन है? क्या हिंदू? और कौन कौन आया? एक वो रतलाम वाला रतन सिंह राठौड़ आया हुआ है, एक कोटा का जो मुकुंद हाड़ा आया हुआ है। तब देख ले तुम। और कहते हैं कि दारा बिल्कुल लिबरल बंदा था, बिल्कुल हिंदुओं की तरह रहता था, ऋग्वेद पढ़ा करता था, संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञानी था, जनेऊ धारण किया करता था। तब कासिम खान के थोड़ा दिमाग में आया और कासिम खान एन युद्ध से एक दिन पहले किसकी तरफ जा मिला था? औरंगजेब की तरफ जा मिला था। सेना भी गई और सेना के साथ जब सेना जाएगी तो सेना के साथ रणनीति भी जाएगी। अब आप उस जो आपकी रणनीति बनी थी सेना के खिलाफ, उस रणनीति के हिसाब से युद्ध करोगे तो आपको युद्ध हारना ही पड़ेगा कहते हैं। लेकिन हालांकि इसके अंदर जसवंत सिंह खूब बहादुरी के साथ लड़ता है, एकदम आगे जाके लड़ रहा था और जसवंत सिंह इसमें घायल भी हो गए थे। और जो मारवाड़ के अन्य जो मंत्री थे वो जसवंत सिंह को बाहर निकाल के लाते, बोले तो छोड़ रहे कि तू क्यों मरने के लिए तैयार हो रहा है? भी जसवंत सिंह ने कहा कि मैं लड़ूंगा भी, मेरे को उसने मुगल बादशाह ने शाहजहां ने कह के भेजा कि तेरे को लड़ना है। वो लड़ लिए, खूब लड़ लिए। अब कह देंगे जाके नहीं जीते। कहते हैं कि जसवंत सिंह बीच युद्ध में वापिस आ गए थे। इस बात का पता चला, इस जसवंत देव की रानी थी जसवंत देव। जसवंत सिंह की रानी कौन थी?
जसवंत दे, दोनों के नाम सेम ही है, याद रह जाएंगे। नाम के राजा का नाम क्या है? जसवंत सिंह, और रानी का नाम क्या है? जसवंत दे। वही जैसे अब रानी का नाम क्या है? जसवंत दे, दोनों के नाम सेम ही है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू। तब जसवंत दे को ने कहा, बोले ये हमारे जो राजा है वो मर गए, और तुम तो इस किले के गेट बंद कर दो और राजा का बारवा कर दो, लाडू बंटा दो। कहते हैं कि जसवंत सिंह युद्ध हार के वापिस आए, हार के जब किले के जब गेट बंद थे तो जसवंत सिंह ने अपने दरबार से जो बाहर खड़े थे दरबान, उनको कहा गेट खोलो। जो उसने कहा आप कौन? बोले मैं जोधपुर महाराज जसवंत सिंह हूँ। बोले राजा जी आपको तो मरे हुए कई दिन हो गए, हम तो आपके लाडू खा चुके हैं, बारवा कर दिया, आपका बच्ची गड़ी कर दी। तब जसवंत सिंह ने ये कैसा हुआ कि किसने कहा तुम्हें? कि रानी ने कहा था। तब कहते हैं कि मंत्रियों ने जसवंत देव को समझाया खूब सारा कि ऐसा नहीं है, हम युद्ध कर रहे थे, जसवंत सिंह भी लड़ रहा था, वो तो हम इसको बाहर निकाल के ला रहे थे, ये आने को तैयार नहीं था। कहते जब हाथातोड़ी की, थोड़ी विनती की, तब जसवंत सिंह को अंदर लेके आए। लेकिन उसके बाद भी उसने पीछा छोड़ा ही नहीं इसका। कि जब जसवंत सिंह और खाना खा रहे थे तो इनको खाना दिया गया मेटल के अंदर, दिया धातु के अंदर दिया गया, धातु के जो बर्तन बने उनके अंदर दिया हुआ। तब जसवंत ने कहा कि रुको रुको, इनको जो खाना है पतलों में दो। बोले पतलों में क्यों दो? कि जब धातु में आप उसको खाना दोगे तो धातु में आवाज़, जब आप उसे भिड़ेगी टन टन की आवाज़ आएगी, और मेरे पति को टन टन की आवाज़ से डर लगता है, और वहाँ पर तलवारें चल रही थी, ढालें चल रही थी, तो वहाँ पर जो टन टन की आवाज़ से मेरा पति डर गया और बीच युद्ध से वापस भाग के बीच युद्ध से भाग कर आ गया था। अब जसवंत सिंह ने कहा कि मान जा, खूब हो गई। तब कहते हैं कि जसवंत ने थोड़ी सी मानी थी। ये उस हाड़ी रानी सहलकौर की बुआ थी, हमने पीछे पढ़ा था मेवाड़ के अंदर हाड़ी रानी सहलकौर, ये उसकी बुआ थी। अब दो बात हो गई। अब इधर औरंगजेब और मुराद आ गए कहां पर? आगरा। आगरा जब आ गए तो दारा को यहां से भागना पड़ा, और दारा भागकर आ गया गुजरात। कहां गया? गुजरात। अब औरंगजेब ने एक दिन मुराद से कहा कि मुराद आज तेरे को बादशाह बनाता हूँ। और औरंगजेब मुराद को नीचे बेसमेंट में ले गए, उसको हलाल किया, वहां पर मार दिया मुराद को इसने, और मारकर खुद किस पे कब्जा कर लिया? आगरा पे। अब आगरा में कौन बैठा हुआ है? औरंगजेब। अब आगरा में कौन बैठा हुआ है? औरंगजेब। और इधर गुजरात में कौन है? तो आपके दारा। दो युद्ध हो चुके हैं, बहादुरपुर का युद्ध और दरमत का युद्ध। अब तीसरा युद्ध किसके बीच में हो? दारा और औरंगजेब के बीच में। हालांकि इसमें कहते हैं फिर दारा हार गया था। इस सामूगढ़ युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? सामूगढ़ युद्ध के बाद ये तय हो गया कि अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा? तो औरंगजेब बनेगा। और कहते हैं कि इस सामूगढ़ वाले युद्ध के बाद तो इसने शानदार को कैद कर लिया था इसको, यहाँ पर आगरा के उसके आगरा किले के अंदर इसको शानदार को कैद कर लिया इसने। अब सामूगढ़ युद्ध के बाद ये तय हो गया कि औरंगजेब ही अगला मुगल बादशाह बनेगा। अब जितने भी अपने जो राजपूत राजा थे जो दारा की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने औरंगजेब के साथ संधियां करनी शुरू कर दी। उनको पता था अगला मुगल बादशाह औरंगजेब है। तो इसी क्रम में मिर्जा राजा जयसिंह भी औरंगजेब से संधि कर गया था। जब मिर्जा राजा जयसिंह ने संधि की तब औरंगजेब ने कहा कि जसवंत सिंह को लेके आ, उसके बगैर पार नहीं पड़ेगी। जब जयसिंह ने जाके जसवंत सिंह को कहा कि क्यों पंगे ले रहा है, तू जब पंगे लेगा लड़ाइयाँ होगी खाम का, बिना मतलब मारे जाए तो संधि कर ले। अब कहते हैं कि सामूगढ़ युद्ध के बाद जसवंत सिंह संधि कर लेता है औरंगजेब के साथ। क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, और पूछने की संभावना ये रह सकती है कि मारवाड़ के जसवंत सिंह ने किस युद्ध के पश्चात औरंगजेब से संधि की थी? सामूगढ़ युद्ध के पश्चात। ठीक है। अब जब सामूगढ़ युद्ध के अंदर संधि हो गई तो अब जसवंत सिंह को लड़ना पड़ेगा, किसकी तरफ से? औरंगजेब की तरफ से। अब जो वो एक अपना इसका औरंगजेब का भाई सुजा तो भागा था पूर्व में, इसने फिर कहा विवंश मोर एक बार और कोशिश करते हैं, तो सुजा फिर आक्रमण करता है। इस बार सुजा और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? खजुआ। अब औरंगजेब ने जसवंत सिंह से कहा जसवंत सिंह जा लड़के आ, लेकिन हालांकि जसवंत सिंह खजुआ आ गया था अपनी सेना लेके, लेकिन जसवंत सिंह का मन नहीं माना कि यार एक टाइम था जब मैं औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहा था, वो तो कासिम खां एंड टाइम पर विश्वासघात कर गया ना, वो इसको मार देता वहीं पर, लेकिन आज इसकी तरफ से लड़ने को
मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। जसवंत सिंह ने सुजा से कहा, सुजा मुगल बादशाह बनना है क्या? तो सुजा ने कहा हाँ बनना है। कि कल मैं औरंगजेब की इस सेना के अंदर जैसे ही युद्ध शुरू होगा मैं इसके कैंप लूट लूंगा, तू पीछे से आक्रमण कर देना। कहते हैं कि अगले दिन एक तरफ औरंगजेब की सेना लगी हुई है और एक तरफ किसकी लगी हुई है, जसवंत सिंह और सुजा दोनों इसकी औरंगजेब की सेना एक तरफ कौन सा आपके सुजा आए हुए। कहते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तो जसवंत सिंह ने औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर दिया और इधर कौन आपके सुजा की सेना है, किसकी सेना पे आक्रमण कर दिया, औरंगजेब की सेना पे आक्रमण करके यहाँ के वो जो हथियार थे हथियार लूट लिए और हथियार लूटने के बाद ये निकल गया आगरा की तरफ। किसकी तरफ निकल गया था, आगरा की तरफ। लेकिन ये सुजा इतना महाआलसी आदमी था, इसने कैंप लूटने के लगभग 5-6 घंटे बाद आक्रमण किया था। इतने में औरंगजेब को संभलने का मौका मिल गया था और औरंगजेब सुजा को इस खजवा के युद्ध के अंदर हरा देता है और कहते हैं कि सुजा भागकर पूर्व की तरफ चला गया था, इसका पता ही नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं। इसके बाद हमें इसका सुजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। एक बात और कि जब औरंगजेब यहाँ से कैंप हथियार लूट के अपने इधर आगरा की तरफ से जोधपुर आ रहा था, तब इसका जो औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान, औरंगजेब का मामा कौन था, शाइस्ता खान। कहते हैं कि ये आगरा किले की राजधानी, आगरा की जो जिम्मेदारी संभाले होता, ये बैंकर डरा हुआ था। इसको ये लगा अभी आया अभी आया अभी आया। इनको ये लग रहा था कि उधर औरंगजेब तो खजुआ के अंदर फंसा हुआ है और जसवंत सिंह आगरा के ऊपर कब्जा करेगा और आगरा आक्रमण करेगा और आगरा कब्जा करेगा। कहते हैं कि शाइस्ता खान जहर की गोली हाथ में लेके बैठ गया था और इसकी रानियों ने समझाया बाद में शाइस्ता के और तो डाकी वो आए तब खा लेना, लेकिन ये बैंकर डरा हुआ था। लेकिन औरंगजेब ये जो जसवंत सिंह है ये आगरा आया ही नहीं था, आगरा के पास से निकल गया था, तब जाके शाइस्ता खान को थोड़ी सांस में सांस आई थी। तो ये था अपने मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष और जसवंत सिंह की इसके अंदर भूमिका। आगे आपको समझ में। कहते हैं कि जब उसके बाद में युद्ध हुआ इनका खजुआ के बाद दोराई, और दोराई युद्ध के अंदर अपने अजमेर के पास एक जगह पड़ती है दोराई। कहते हैं कि जब खजुआ युद्ध से पहले जो अपने दारा है वो गुजरात था, गुजरात से वो कहां भाग गया था, सिंध। किसकी तरफ भाग गया था, सिंध। इधर अपने कौन, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने दारा के पास मैसेज किया, दारा मुगल बादशाह बनना है क्या? दारा ने कहा बनना चाहिए। बोले तो आजा अपन दोनों मिलकर किसके खिलाफ लड़ेंगे, औरंगजेब के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना इस बार अकेले मत आना, अपने जो और राजा उनको साथ लेके आना, क्योंकि औरंगजेब अब पावरफुल हो चुका है, अपनी पार पड़ेगी नहीं। तब कहते हैं कि जब सिंध की तरफ था तो ये आया इधर अपने अजमेर की तरफ। अजमेर में एक जगह पड़ती है दोराई। कौन सी पड़ती है, दोराई। कहते हैं कि जब दारा अपने आ गया था गुजरात साइड में, तो इसने मेवाड़ के राज सिंह के पास मैसेज किया था कि राज सिंह जी आप मेरी सहायता करो। लेकिन राज सिंह ने उस समय क्या कर दिया था, मना ही कर दिया था। अब दोराई, हालांकि कहते हैं कि जसवंत सिंह आया जरूर था इधर से इसकी तरफ लड़ने से, लेकिन दोराई में आया ही नहीं था, अजमेर ही बैठ गया था ये। और औरंगजेब दोराई के युद्ध के अंदर दारा को गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करके कहा ले गया था, ले जाता है, बाद में इसकी हत्या कर दी थी इसने। कहते हैं कि दारा को तो इसने बहुत गंदे भयंकर तरीके से मारा था इसने। जब पहले तो इसकी गर्दन इसके नाखून काटे और नाखून काटने के बाद इसको पूरी दिल्ली के अंदर घुमाया और पूरी दिल्ली में कहा गया कि इसके ऊपर टॉयलेट करो, थूको इसके ऊपर। तब पूरी दिल्ली के अंदर जलील किया गया दारा को। और बाद में कहते हैं कि इसकी जो गर्दन काटी गई और गर्दन को ढककर और कहा गया कि ये गिफ्ट जाके मेरे पापा को दे देना, शाहजहां को, कि उनके प्रिय बेटे का जो गर्दन है उसके मेरे पापा को दे देना। और ध्यान रखना देना उस समय जब वो खाना खाने बैठे हों। कहते हैं कि जब शाहजहां खाना खा रहे थे तो नौकर आया कि औरंगजेब ने आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा है। तो उसने कहा भी मेरा अच्छा बेटा है, मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। तो और कहते हैं कि आप इस गिफ्ट को उस समय खोलना जब आप खाना खा रहे हो। कहते हैं कि जब जैसे ही शाहजहां खाना खाने के लिए बैठा, गिफ्ट को खोला गया। जब गिफ्ट को खोला गया तो उसके प्रिय बेटे की गर्दन उसके अंदर लगी हुई रखी हुई थी। कहते हैं कि शाहजहां ने 3 दिन तक उल्टियां की थी। तो इतनी बेरहमी से मारा था औरंगजेब ने दारा को। तो अब इस समय औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत बनी हुई थी वो थे शिवाजी। छत्रपति शिवाजी बने हुए थे दक्षिण में।
दक्षिण में कौन थे आपके? शिवाजी। मराठे अपने चरम सीमा पर पहुंच रहे थे, मराठे नए नए उभरे थे शिवाजी के नेतृत्व में। अब इसने शिवाजी पे आक्रमण शुरू किया। तो शिवाजी पे जो औरंगजेब ने सबसे पहले भेजा था शाइस्ता खान को, अपने उसका मामा था शाइस्ता खान। किसको भेजा? शाइस्ता खान। लेकिन इस शाइस्ता खान की सहायता के लिए किसको भेज दिया था? जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह को कहते हैं कि शिवाजी के पास पहले एक पूर्णा का किला था, उसके ऊपर कब्जा करे कौन बैठा था? शाइस्ता खान बैठा था। जसवंत सिंह ने शिवाजी के पास मैसेज किया, शिवाजी पूर्णा किला लेना है क्या? बोला लेना तो यार, पर कैसे ले? कि तू तो एक काम कर, मेरे पास आ जा और हमारे पास जो भी मुगल सेना की जो ड्रेसेज है वो पड़ी है, वो तू पहन और घुस जा अंदर। क्या पता चलेगा? कहते हैं कि शिवाजी और कम से कम 300-400 सैनिक आए और जसवंत सिंह उनको ड्रेस दे दी, और ड्रेस देने के बाद पूर्णा किले के अंदर गए। तो उन्होंने पूछा कौन? बोले हम मुगल सैनिक हैं, इधर से निकल रहे थे, आगे जा रहे थे और रात को तो रुकना था। तो उन्होंने सोचा भी मुगल सैनिक उस समय इधर उधर घूमते रहते थे, बोला रुक जाओ रात रात। कहते कि जो अंदर घुसने के बाद शिवाजी शाइस्ता खान की छाती पर बैठ गया था, इसका अंगूठा काट लिया था। और शिवाजी ने कहा इस बार अंगूठा काटा है, अगली बार गर्दन काटूंगा, टांगे तोड़ूंगा अगर यहाँ पर मेरे को आइंदा दिख गया तो। कहते शाइस्ता खान तो वहां से भाग कर आ गया था दिल्ली। कहाँ गया था? आगरा, सॉरी आगरा आ गया था। कहाँ गया था? आगरा। और आके कहा रहे तो तेरा जसवंत सिंह ने मरवा दिया मेरे को। और उसके चक्कर में शिवाजी पूर्णा के किले पर वापस कब्जा कर गया। और मामा खोट तेरे में है, जसवंत सिंह अच्छा लड़का है, योग्य बहादुर है, थप्पड़ मार रखे तू चुप ही रह। कहते कि अब इस जसवंत सिंह की सहायता करने के लिए औरंगजेब ने अपने बेटे को भेजा मुअज्जम, तू जा औरंगजेब की सहायता, उसकी जसवंत सिंह की सहायता कर। ये वही मुअज्जम है जो आगे अपने मुगल बादशाह बनेगा, बहादुर शाह प्रथम। अब जसवंत सिंह ने मुअज्जम से कहा कि मुअज्जम मुगल बादशाह बनना है क्या? तो मुअज्जम ने कहा हाँ बनना तो है, लेकिन पापा बैठे अभी, तो तू तो एक काम कर, अपने पापा के खिलाफ विद्रोह कर दे। कहते हैं कि जसवंत सिंह के कहने पर मुअज्जम ने दक्षिण में अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। किसको घोषित कर दिया था? मुगल बादशाह। मुअज्जम ने खुद घोषित कर दिया, बोले मैं मुगल बादशाह हूँ, औरंगजेब मुगल बादशाह नहीं है। अब औरंगजेब की समझ में आया कि इन सब सारे जो भी कांड हो रहे हैं उनके पीछे कौन है? जसवंत सिंह है। तो उसने कहते हैं कि बाद में औरंगजेब ने जसवंत सिंह का तो ट्रांसफर ठेठ काबुल कर दिया था। कहाँ भेज दिया इसको? काबुल। अब औरंगजेब ने कहा कि अब मैं सारे बदले चुन चुन के लूंगा। काबुल बैठा है, आएगा कैसे वापिस? अब कहा उसने सोचा कि ये काबुल बैठा है, अब मैं जोधपुर पे कब्जा करूंगा। और जोधपुर इसने आकर आदेश जारी कर दिया कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। जब ये आदेश जारी किया गया मंदिर तोड़ने का, इस बात का पता चला जसवंत सिंह को। अब वो काबुल बैठा करे क्या बेचारा? आ भी नहीं सकता, अगर इतना दूर लंबा चल के रास्ते में और सेना मिलेगी, युद्ध करने पड़ेंगे। अब जसवंत सिंह के मन में बस एक ही बात कि कैसे बचाएं, कि मैं जोधपुर का महाराजा होकर मैं मंदिर नहीं बना सकता, नहीं सॉरी बचा सकता, तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। लेकिन उसके बैठे बैठे मन में कि अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जसवंत सिंह ने वहीं बैठे बैठे ऑर्डर जारी कर दिया कि अफगानिस्तान की सारी मस्जिदें तोड़ दो, अफगानिस्तान की सारी मस्जिद तोड़ दो, अफगानिस्तान ने ईरान तक की सारी मस्जिदें उड़ा दो। इस बात का पता चला औरंगजेब को। औरंगजेब ने लेटर भेजा, बोला कर मत देना ऐसा, जो ये मौलवी टाइप के और कट्टरता टाइप के जो लोग हैं, यही तो मेरी तरफ से इनकी वजह से मुगल बादशाह बना हूं मैं। तो तब जसवंत सिंह ने कहा कि अगर तूने जोधपुर के एक भी मंदिर को छुआ ना, तो इधर अफगानिस्तान और ईरान की मस्जिदें एक नहीं बचेगी। तब औरंगजेब ने अपनी सेना को वापस बुलाया था, तब जाके जोधपुर के मंदिर बचे थे और अफगानिस्तान की मस्जिदें बची थी। और फाइनली 1678 में काबुल में एक जगह पड़ती है जमरूद का थाना, जमरूद का थाना, और यहीं पर 1678 में जसवंत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय सर्वाधिक खुश होने वाला व्यक्ति था औरंगजेब। उसने एक लाइन बोली थी कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुफर का दरवाजा टूट गया, सॉरी आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर मतलब मूर्ति पूजा करने वाले लोग, हिंदुओं की बात है। कुफर मतलब अपने बोलते ना काफिर, काफिर
कुफर के अंदर तो काफुर मूर्ति पूजा करने वाले भी, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं उनकी जो सुरक्षा कर रहा है, उनके मंदिरों की सुरक्षा करने के दरवाजे के समान जो सामने खड़ा जसवंत सिंह, उसकी आज मृत्यु हो गई है और आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। तो कहते हैं कि जब 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो 78 में मृत्यु होने के बाद 1679 में और औरंगजेब ने जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। जसवंत सिंह ने जीते जी जजिया कर नहीं लगाने दिया था और 1679 में ही औरंगजेब ने क्या लगाना शुरू कर दिया, जजिया कर लगाना शुरू कर दिया था। अब आगे थोड़ी बात और ये कहते हैं कि जब जसवंत सिंह काबुल पर थे तो वहां से अनार लेके आए थे। क्या लेके आए थे? अनार। और यहाँ पर जोधपुर में आके उद्यान लगाया था, कागा उद्यान। कौन सा उद्यान था? कागा उद्यान। किसकी खेती की थी? अनार। एक इनके मंत्री थे चतरा सिंह गहलोत। चतरा सिंह गहलोत, इनके नेतृत्व में की हुई। चतरा सिंह गहलोत और क्या क्या निर्माण कार्य थे? एक तो ये हो गया कागा उद्यान, किसने बना? जसवंत सिंह ने। एक इनकी रानी थी जसवंत, जो हमने पढ़ा पिछली थोड़ी देर पहले अभी, जसवंत। इन्होंने एक महल का निर्माण किया था, राय का बाग महल का निर्माण। कौन सा महल था? राय का बाग महल। एक इनकी रानी थी अतिरंग दे। ये खुद शेखावत थी तो इसने एक तालाब बनाया, शेखावत का तालाब। शेखावत का तालाब। क्या क्या निर्माण कार्य देख लो एक बार। कागा उद्यान का निर्माण किसके नेतृत्व में? तो चतरा सिंह गहलोत के नेतृत्व में। इनकी रानी जसवंत ने कौन सा महल बनाया था? तो राय का बाग महल का निर्माण कराया था। और अतिरंग दे ने क्या बनाया? आपके शेखावत जी का तालाब बनाया था। ये जसवंत सिंह जी के निर्माण कार्य है। अब आगे और क्या क्या बातें। अब जसवंत सिंह खुद अच्छे राइटर थे, इन्होंने खुद ने कई किताबें भी लिखी थी, वो पढ़ लेते हैं। जसवंत सिंह खुद की पुस्तकें थी। पुस्तकें कौन सी है? एक तो इनकी किताब आनंद विलास, आनंद विलास। एक थी इनकी भाषा भूषण। एक थी इनकी प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय। एक बुक थी इनकी अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत। कौन कौन सी है बुक के देख लेना एक बार। आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत। ये 4 किताबें महाराजा सूरत सिंह की खुद की है। कौन कौन सी? आनंद विलास हो गई, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत। और क्या क्या? और इनके दरबार में दरबारी कवि कौन कौन थे? एक इनके दरबार में थे दरबारी कवि मोहनोत नैन्सी। दरबारी विद्वान देख लेते हैं हम। पहले कौन थे आपके? मोहनोत नैन्सी। ध्यान रखना भी, मोहनोत नैन्सी का नाम नैन्सी और मोहनोत क्या इनकी जाति है। कई बार क्या होता है भी जाति पहले लगा देते हैं, नाम बाद में। कई बार अपना नाम सुना ना, बिट्टू सुजा, तो सुजा उनका नाम है, बिट्टू जाति है, तो इसमें यहीं पर है मोहनोत नैन्सी। इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी? इन्होंने एक लिखी थी नैन्सी विख्यात। नैन्सी ख्यात, ख्यात मतलब ख्याति, प्रसिद्धि भी। इसने नैन्सी ने अपने राजा के बारे में प्रसिद्धि लिखी है भी, हमारे राजा ने क्या क्या काम किए थे, वो सारी प्रसिद्धि के उसको क्या बोलते हैं? ख्याति। एक किताब से कौन सी होगी? नैन्सी विख्यात। ये राजस्थान की प्रथम ख्यात है, राजस्थान की प्रथम ख्यात। किसी राजा के बारे में लिखी गई पहली कोई ख्यात है तो वो कौन सी है? नैन्सी विख्यात है। किसकी लिखी गई थी? जसवंत सिंह की। दरबारी कवि कौन थे? मोहनोत नैन्सी। किसके थे? जसवंत सिंह के। और उनकी नैन्सी की किताब कौन सी है? एक है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। प्रगनारी विगत, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। परगना मतलब क्षेत्र, राज्य, देश। रा मतलब मैंने आपको बताया था
भी अपने हिंदी के का के की, राजस्थानी के रा रे री, और विगत मतलब इतिहास, विगत मतलब इतिहास, मारवाड़ के क्षेत्र की इतिहास, मारवाड़ के क्षेत्र का इतिहास। क्या क्या जानकारी इसके अंदर, इसके अंदर खूब सारी जानकारी दी है इसने, नैन्सी ने। इसके अंदर बताया है इसने भी उस समय जो मारवाड़ के किसान थे उनके आर्थिक संसाधन कैसे थे, कमाई के सोर्सेस क्या क्या थे, कौन सी जाति के लोग रहते थे, कौन कौन से अधिकारी थे इसके अंदर, तो खूब सारी जानकारी देती है। तो ये अपने मारवाड़ का आर्थिक व सामाजिक स्थिति बताती है, सामाजिक स्थिति। जब इसमें जो भी सरकारी अधिकारी थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये उस समय तहसीलदार थे जो अपने पोस्ट पे ये थे, पटवारी थे, खूब सारे अपने बोलते हैं ना गजेटेड ऑफिसर, जो कि जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं जिनका नाम राजपत्र के अंदर आता है, उन्हें बोलते हैं गजेटेड ऑफिसर। पहले तो अपने ये था ही नहीं, जब अपने कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवाने होते थे तो कोई बोलता भी गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा के लाओ, राजपत्रित अधिकारी को साइन करवा के लाओ, मतलब फर्स्ट ग्रेड अधिकारी। कौन से होते थे? फर्स्ट ग्रेड अधिकारी। तो इसीलिए इसका नाम ही दूसरा पड़ता है, मारवाड़ का गजट, मारवाड़ का गजट। और मैंने आपको अभी बताया भी इसके अंदर ये भी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर किस किस जाति के किसान रहा करते थे, कितने कितने थे। तो इसके अंदर मारवाड़ के जनसंख्या की जानकारी मिलती है, जनसंख्या की जानकारी। नाम क्या किताब का? मारवाड़ प्रज्ञाविगत। क्या क्या बताती है? तो मारवाड़ के आर्थिक व सामाजिक स्थिति बताती है। और क्या, इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ का गजट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसमें क्या मिलता है? जनसंख्या की जानकारी मिलती है, जनगणना की जानकारी मिलती है, लिख दिया जनगणना की। और अपने एक राइटर हुए मुंशी देवी प्रसाद। कौन हुए? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अकबर के दरबार में अब्बुल फजल खूब बड़े राइटर हुए हैं, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, उसी प्रकार जो राजपुताने का अब्बुल फजल है, राजपुताने के बारे में जो लिखने वाला है, राजपुताने का अब्बुल फजल, किसने कहा है ये? तो ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। किसके लिए कहा है? नैन्सी के लिए। तो ये कहा है जो नैन्सी है वो अपने राजपुताने का अब्बुल फजल है। ये स्टेटमेंट कोई ना कोई पूछ लेगा कि किस राइटर को राजपुताने का अब्बुल फजल कहा गया, मोहम्मद नैन्सी को कहा गया, किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। हालांकि कहते हैं कि मुंशी देवी, एक तो अपने नैन्सी थे, एक इनका भाई था सुंदरदास। भाई का क्या नाम था? सुंदरदास। कहते हैं कि इन्होंने कर्जा ले रखा था राजा से, जब ये कर्जा नहीं चुका पाए, हालांकि नैन्सी मारवाड़ के दीवान भी थे और इन्होंने कर्जा ले रखा था, कर्जा नहीं चुका पाए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद ये इतने दुखी हो गए थे कि यार कभी हम मारवाड़ के दीवान हुआ करते थे और आज अपनी क्या लतोर की है। तो दोनों भाई जेल के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं, नैन्सी और सुंदरलाल। इन्होंने आत्महत्या क्या कर, जेल के अंदर क्या कर ली इन्होंने? आत्महत्या। ये अपने भी नैन्सी जी के बारे में बातें थी। और कौन कौन राइटर थे वो भी देख लेते हैं। एक इनके अपने जसवंत सिंह के दरबार में राइटर थे नरहरि दास। नरहरि दास, इन्होंने लिखी थी अवतार चरित्र। एक अपने नाम पर ही, मेरे नाम पर ही नवीन कवि, इन्होंने लिखा था नेह निदान। किताब कौन सी लिखी थी? नेह निदान। एक दो राइटर और उनकी बुक याद मत रखना, खाली नाम याद रखना। एक तो थे सूरत मिश्र और एक थे बनारसी दास। ये किताब याद रखना, नरहरिदास वाली। ये पूछ लेगा कोई कोई, नरहरिदास की किताब कौन सी है? अवतार चरित्र। और नवीन कवि की कौन सी है? नेह निदान। और कौन कौन से दरबारी विद्वान? एक तो सूरत मिश्र और एक कौन थे आपके? बनारसी दास। ये थे अपने आज के जसवंत सिंह। खूब सारे फैक्टर जसवंत सिंह के अंदर।
किताबें याद करने की कोशिश करना, किताबें ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पिछले वीडियो देख चुके होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, याद करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो जसवंत सिंह को पढ़ना, याद करना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।